कनाडा अगले 5 साल किसको बुलाएगा और किसके लिए कनाडा के दरवाजे और मुश्किल होने वाले हैं। आज सिर्फ नंबर्स नहीं, असली स्ट्रेटजी समझते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि कनाडा की इमिग्रेशन बस हर साल कुछ नंबर्स अनाउंस करती है और बात खत्म हो जाती है, तो आज की वीडियो के बाद आपकी सोच बदल जाएगी, क्योंकि कनाडा का 2027 से 2031 का इमिग्रेशन प्लान सिर्फ इतना नहीं बताएगा कि कितने लोग आएंगे। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि कनाडा किस टाइप के इमिग्रेंट्स चाहता है, किस टाइप के एप्लीकेंट्स को प्रायोरिटी मिल सकती है, किस कैटेगरी में कंपटीशन और भी ज्यादा टफ हो सकता है। आज की वीडियो में मैं आपको कोई फेक होप नहीं दूंगा और ना ही डराऊंगा। मैं सिर्फ वो ट्रेंड्स डिस्कस करूंगा जो पिछले कुछ सालों से कनाडा की पॉलिसीज में नजर आ रहे हैं और जिनकी वजह से अगले 5 साल का डायरेक्शन समझना काफी आसान हो जाता है। सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए, हर साल जब कनाडा इमिग्रेशन लेवल प्लान अनाउंस करता है तो बहुत से लोग सिर्फ एक नंबर देखते हैं, कितने लाख इमिग्रेंट्स आएंगे। लेकिन सवाल ये नहीं होता, असल सवाल होता है उनमें से कितने इकोनॉमिक इमिग्रेंट्स होंगे, कितने फैमिली स्पॉन्सरशिप के थ्रू आएंगे, कितने रेफ्यूजीज होंगे और सबसे इंपॉर्टेंट, कनाडा को उन इमिग्रेंट्स की जरूरत किस वजह से है। यहां से पूरी कहानी शुरू होती है। अगर हम पिछले कुछ सालों को देखें तो कनाडा ने एक चीज बहुत क्लियर समझ ली है, सिर्फ ज्यादा इमिग्रेंट्स लाना प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं। अगर हाउसेस कम हैं, हॉस्पिटल्स ऑलरेडी प्रेशर में हैं, स्कूल्स फुल हैं, रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेशर में है, तो इमिग्रेशन को भी इकोनॉमी के हिसाब से बैलेंस करना पड़ेगा। इसीलिए आपने देखा कि रीसेंट ईयर्स में टेम्परेरी रेजिडेंस के नंबर्स को कंट्रोल करने की बात हुई, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के रूल्स बहुत सख्त कर दिए गए, एम्प्लॉयर कंप्लायंस और LMIA पर भी ज्यादा स्क्रूटनी देखने को मिली। इसका मतलब इमिग्रेशन बंद हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब है कनाडा क्वांटिटी से ज्यादा प्लानिंग की तरफ जा रहा है और मुझे लगता है यही ट्रेंड 2027 से 2031 तक भी कंटिन्यू हो सकता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, लोग अक्सर पूछते हैं काशिफ भाई क्या कनाडा इमिग्रेंट्स नहीं चाहता? मेरा जवाब हमेशा एक ही होता है, कनाडा को इमिग्रेंट्स की जरूरत आज भी है और शायद अगले 20 साल भी रहेगी, लेकिन हर इमिग्रेंट की नहीं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कनाडा को हर साल रिटायर होने वाले हजारों वर्कर्स रिप्लेस करने हैं। हेल्थ केयर सेक्टर्स को नर्सेस चाहिए, कंस्ट्रक्शन को स्किल्ड वर्कर्स चाहिए, ट्रेड्स में इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर्स और मैकेनिक्स की डिमांड रहती है। टेक्नोलॉजी सेक्टर भी स्किल्ड टैलेंट ढूंढता रहता है। प्रॉब्लम इमिग्रेंट्स की नहीं, प्रॉब्लम स्किल मैचिंग की है। अगर किसी फील्ड में ऑलरेडी एप्लीकेंट बहुत ज्यादा हैं और जॉब्स कम हैं तो नेचुरली कंपटीशन भी ज्यादा होगा, लेकिन जहां शॉर्टेज होगी वहां अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा नजर आ सकती हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कनाडा सिर्फ पासपोर्ट नहीं दे रहा, कनाडा अपनी इकोनॉमी बिल्ड कर रहा है। अब एक और चीज जो लोग इग्नोर कर देते हैं, हाउसिंग। अगर आप कनाडा में रहते हैं तो आपने खुद फील किया होगा रेंट कितना फास्ट इंक्रीज हुआ, हाउस प्राइस किस लेवल तक गई, मॉर्गेज रेट्स ने कितने लोगों को इफेक्ट किया है। और जब पॉपुलेशन फास्ट ग्रो करती है तो नेचुरली प्रेशर भी इंक्रीज होता है। इसी वजह से मुझे लगता है कि 2027 से 31 तक इमिग्रेशन का डिस्कशन सिर्फ इमिग्रेशन का नहीं होगा, हाउसिंग भी उस डिस्कशन का परमानेंट हिस्सा बन चुकी है। हर गवर्नमेंट को बैलेंस बनाना पड़ेगा। एक तरफ लेबर शॉर्टेज है तो दूसरी तरफ हाउसिंग की शॉर्टेज है। यही चैलेंज फ्यूचर पॉलिसीज को शेप करेगा। अब सवाल आता है सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिल सकता है? मेरे एनालिसिस के मुताबिक सबसे स्ट्रांग पोजीशन उन लोगों को हो सकती है जो कनाडा की लेबर मार्केट की एक्चुअल नीड के मुताबिक अपनी प्रोफाइल तैयार करते हैं। इसकी एक मिसाल देता हूं आपको दोस्तों, अगर किसी ने इंग्लिश इंप्रूव की, फ्रेंच भी सीख ली, अपनी एजुकेशन असेस करवा ली, रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस हासिल कर लिया और किसी इन डिमांड ऑक्यूपेशन में एक्सपीरियंस बिल्ड किया, तो नेचुरली उसकी प्रोफाइल ज्यादा कंपैरेटिव हो सकती है कंपेयर टू किसी ऐसी एप्लीकेंट के जो सिर्फ वेट कर रहा हो कि शायद रूल्स चेंज हो जाएं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, रूल्स का वेट
मत करो, अपनी प्रोफाइल को इंप्रूव करो, क्योंकि पॉलिसीज कब चेंज हो जाएं किसी को नहीं पता, लेकिन स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल हर सिस्टम में एडवांटेज देती है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। मैं जानता हूं इस वक्त बहुत से स्टूडेंट्स टेंशन में हैं। किसी को वर्क परमिट की टेंशन है, किसी को पीआर की, किसी को जॉब्स की, लेकिन मुझे लगता है अगले कुछ सालों में सिर्फ कनाडा आ जाना इनफ नहीं होगा। स्टूडेंट को कनाडा आने के बाद अपनी वैल्यू प्रूफ करनी होगी, लैंग्वेज से, नेटवर्किंग से, कैनेडियन एक्सपीरियंस से अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा। ये सब चीजें पहले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती जाएंगी। और ऑनेस्टली अगर कोई सिर्फ इस सोच के साथ आ रहा है कि डिग्री मिलते ही ऑटोमेटिकली पीआर मिल जाएगी, तो शायद फ्यूचर सिस्टम उसके लिए उतना सिंपल ना होगा। अब ओवरसीज स्किल्ड वर्कर्स की बात करते हैं। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया या किसी और कंट्री में बैठे हैं और कनाडा का प्लान बना रहे हैं, तो मेरे सजेशन सिंपल हैं। आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, इंग्लिश इंप्रूव कीजिए, अगर पॉसिबल हो तो फ्रेंच भी इंप्रूव कीजिए या सीख लीजिए। एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए। वर्क एक्सपीरियंस आपका जेन्युइन होना चाहिए, जो कि वेरीफाई हो। रेज्यूमे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाइए। भाई इसमें तो आप गूगल कर सकते हैं कि वो कैसे बनेगा। और सिर्फ यूट्यूब रूमर्स के बेसिस पर डिसीजंस मत लीजिए, क्योंकि इमिग्रेशन मैराथन है, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, 100 मीटर की रेस नहीं है भाई। और यहां एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड नजर आता है। कनाडा स्लोली उन एप्लीकेंट्स को भी इंपॉर्टेंट दे रहा है जो ऑलरेडी कैनेडियन इकोनॉमी का हिस्सा बन चुके हैं, यानी जो लीगली कनाडा में काम कर रहे हैं, टैक्सेस पे कर रहे हैं और लेबर मार्केट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हर साल रूल्स सेम नहीं रहते, लेकिन ये ट्रेंड पिछले कुछ सालों में काफी नजर आ रहा है। इसीलिए अगर कोई कनाडा के अंदर है तो उसके लिए भी जरूरी है कि वो अपनी प्रोफाइल स्ट्रांग रखे और सिर्फ रूमर्स पर डिपेंड ना करे। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, 2027 से 2031 के दरमियान कनाडा की इमिग्रेशन किस डायरेक्शन में जा सकती है? मैं यहां फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि फाइनल डिसीजन हमेशा गवर्नमेंट ऑफ कनाडा लेती है, लेकिन पिछले कुछ सालों की पॉलिसीज और ट्रेंड्स को देखते हुए कुछ चीजें काफी क्लियर नजर आती हैं। प्रिडिक्शन नंबर 1, कंपटीशन कम नहीं होगा, सिर्फ स्मार्टर हो जाएगा। पहले बहुत से लोग सिर्फ सीआरएस स्कोर के किसी एक पाथवे पर फोकस करते थे। अब मुझे लगता है कि कंपटीशन प्रोफाइल की क्वालिटी पर होगा। अगर दो एप्लीकेंट हैं, दोनों की एज सेम है, दोनों की एजुकेशन सेम है, लेकिन एक की इंग्लिश स्ट्रांग है, कैनेडियन एक्सपीरियंस है और इन डिमांड ऑक्यूपेशन में काम कर रहा है, तो नेचुरली उसकी प्रोफाइल ज्यादा अट्रैक्टिव होगी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, इमिग्रेशन लॉटरी नहीं है। प्रिपरेशन जितनी अच्छी होगी, चांसेस उतने ही स्ट्रांग हो सकते हैं। मेरी प्रिडिक्शन नंबर 2, ट्रेड्स और हेल्थ केयर की इंपॉर्टेंस अभी खत्म नहीं होने वाली। कनाडा की पॉपुलेशन एज कर रही है, हर साल हजारों लोग रिटायर हो रहे हैं, नए हाउस भी चाहिए, रोड्स भी बनानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव करना है। इसीलिए मुझे पर्सनली लगता है कि इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, एचवैक टेक्नीशियंस जो एसी और हीटिंग का काम जानते हैं, ट्रक के मैकेनिक्स, हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर्स जो फोर्कलिफ्ट और पता नहीं कौन कौन सी हैवी मशीन्स चलाते हैं, नर्सेज, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, मतलब वो सारे जो हेल्थ केयर प्रोफेशंस में आते हैं, इन सब की इंपॉर्टेंस अगले कुछ सालों तक बनी रह सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी फील्ड्स में अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी, लेकिन लेबर शॉर्टेज जहां होगी, गवर्नमेंट नेचुरली उस तरफ ज्यादा फोकस कर सकती है। मेरी तीसरी प्रेडिक्शन है दोस्तों, टेम्परेरी स्टेटस से परमानेंट रेजिडेंसी का सफर पहले से ज्यादा प्लान्ड हो सकता है, यानी कि TR2 PR वाला। अगर किसी को लगता है कि सिर्फ कनाडा आ जाना ही काफी है, तो शायद फ्यूचर में यह अप्रोच काम ना करे। कनाडा ग्रेजुअली ये देखना चाहेगा कि एप्लीकेंट ने इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूट किया, क्या वो लीगली काम कर रहा है, क्या उसके पास जेन्युइन स्किल्स हैं, क्या उसकी लैंग्वेज स्ट्रांग है, क्या उसका प्रोफेशन डिमांड में है। ये फैक्टर्स पहले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चौथी प्रेडिक्शन है भाई, हाउसिंग इमिग्रेशन डिस्कशन का परमानेंट हिस्सा बन चुकी है। पहले इमिग्रेशन अलग टॉपिक होता था, हाउसिंग अलग टॉपिक होता था, लेकिन आज दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर गवर्नमेंट इमिग्रेशन इंक्रीज करेगी तो लोग नेचुरली पूछेंगे उनके लिए हाउसेस कहां हैं,
स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, बसेस। इसीलिए मुझे लगता है कि फ्यूचर गवर्नमेंट इमिग्रेशन डिसीजन लेते वक्त हाउसिंग सप्लाई को भी जरूर कंसिडर करेगी। ये सिर्फ इमिग्रेंट्स का इशू नहीं है, ये कनाडा के एग्जिस्टिंग रेजिडेंट्स का भी इशू है और इसी वजह से फ्यूचर पॉलिसीज काफी बैलेंस्ड नजर आती हैं। फिफ्थ प्रेडिक्शन है जी, फेक प्रोमिसेस का जमाना स्लोली खत्म हो रहा है। सबसे डेंजरस चीज क्या है? जब कोई आपसे कहे बस कनाडा आ जाओ बाकी सब हो जाएगा। रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। कनाडा अपॉर्चुनिटीज जरूर देता है लेकिन गारंटी नहीं देता। जॉब की कोई गारंटी नहीं है, पीआर की कोई गारंटी नहीं है, हाई सैलरी की गारंटी नहीं है। जो लोग प्रॉपर प्लानिंग के साथ आते हैं यूजुअली वो ज्यादा स्टेबल परफॉर्म करते हैं और जो सिर्फ रूमर सुनकर डिसीजन लेते हैं उनके लिए चैलेंजेस ज्यादा हो सकते हैं। अब मैं 4 ग्रुप्स को अलग अलग एडवाइस देना चाहता हूं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, डिग्री सिर्फ डिग्री मत रखिए, लैंग्वेज भी इंप्रूव कीजिए, नेटवर्किंग कीजिए, इंटर्नशिप ढूंढिए, कैनेडियन एक्सपीरियंस हासिल कीजिए, अपनी वैल्यू क्रिएट कीजिए, क्योंकि फ्यूचर सिर्फ क्वालिफिकेशन का नहीं, एम्प्लॉयबिलिटी का भी है। अगर आप ओवरसीज स्किल्ड वर्कर हैं, आज से ही प्रिपरेशन को शुरू कर दीजिए। आइल्स या दूसरी एक्सेप्टेड लैंग्वेज टेस्ट की तैयारी करें, एजुकेशन असेसमेंट कंप्लीट करें, एक्सपीरियंस जेन्युइन रखिए, रेज्यूमे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का बनाइए और सबसे इंपॉर्टेंट सब्र करें, पेशेंस रखिए। हर रूमर के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है। किसी ने कोई टिकटॉक बना दिया, आप बस समझेंगे वो काम हो जाएगा, ऐसा रियलिटी पे नहीं होता है। अगर आप विजिटर वीजे पर आने का प्लान बना रहे हैं, सबसे पहले लीगल पाथवे को समझिए। किसी भी इलीगल शॉर्टकट या फेक कंसल्टेंट के प्रॉमिस पर भरोसा मत कीजिए। कनाडा में रूल्स रेगुलरली अपडेट होते रहते हैं, इसीलिए हमेशा ऑफिशियल इंफॉर्मेशन और जेन्युइन गाइडेंस को इंपॉर्टेंट दीजिए। काशिफ इन कनाडा को फॉलो करें फॉर ऑनेस्ट कंटेंट, फॉर जेन्युइन कंटेंट। अगर आप ऑलरेडी कनाडा में वर्क परमिट पर हैं, आज का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपनी प्रोफाइल है आपकी। लैंग्वेज इंप्रूव करें, एम्प्लॉयर के साथ अच्छा रिकॉर्ड रखिए, अपनी स्किल्स अपडेट रखिए और प्रोविजनल प्रोग्राम और फेडरल पाथवे दोनों पर नजर रखिए। जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होगी उतनी ही फ्यूचर ऑप्शंस ओपन रह सकते हैं। अब मैं एक चीज आपको दिल से कहना चाहता हूं, पिछले कुछ महीनों में सोशल मीडिया पर बहुत नेगेटिविटी देखने को मिली। कोई कहता है कनाडा खत्म हो गया, कोई कहता है कनाडा इमिग्रेशन बंद हो गई है, कोई कहता है किसी को पीआर नहीं मिलेगी। लेकिन रियलिटी दोस्तों इतनी एक्सट्रीम नहीं है। कनाडा की इकॉनमी को इमिग्रेंट्स की जरूरत आज भी है, लेकिन कनाडा को ऐसे इमिग्रेंट्स चाहिए जो लेबर मार्केट की नीड्स को सपोर्ट कर सकें और लॉन्ग टर्म कंट्रीब्यूट कर सकें। इसीलिए मेरा मानना है कि अगले 5 साल इमिग्रेशन बंद होने के नहीं, इमिग्रेशन और स्ट्रैटेजी बनाने के साल होंगे। और जो लोग आज से तैयारी शुरू करेंगे, अपनी इंग्लिश इंप्रूव करेंगे, स्किल्स बिल्ड करेंगे, एक्सपीरियंस गेन करेंगे और सिर्फ रूमर्स के बजाय प्लानिंग करेंगे, उनके पास कल भी अपॉर्चुनिटीज होंगी। मैं हमेशा एक लाइन कहता हूं, आज फिर रिपीट करूंगा, कनाडा सिर्फ उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो तैयारी करते हैं। अगर आप वेट करते रहेंगे सिस्टम इजी हो जाए तो शायद आप बहुत वक्त लूज कर देंगे, लेकिन अगर आप आज से अपनी प्रोफाइल इंप्रूव करना शुरू कर दें तो जब भी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आएगी आप उसके लिए रेडी होंगे। और मेरी नजर में यही सबसे स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं आपके हिसाब से 2027 से 2031 तक कनाडा किस टाइप के इमिग्रेंट्स को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहेगा। हेल्थ केयर वालों को, ट्रेड्स वालों को, टेक्नोलॉजी वालों को, या फिर स्टूडेंट के लिए और अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपकी ओपिनियन भी जरूर जानना चाहता हूं। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि किसी का फ्यूचर इसी इंफॉर्मेशन की वजह से बेटर प्लानिंग के साथ स्टार्ट हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे हमारा चैनल है वहां फॉलो कर लीजिएगा। हमारी वीडियोस को लाइक करने के लिए, इतने ज्यादा कमेंट्स करने के लिए, और उन कमेंट का एक एक कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी यही कोशिश है कि मैं आपके साथ रहूं, आप भी मेरी फैमिली है। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।